हाय फ्रेंड्स, मैं अंकित वर्मा यूथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम फरवरी 4th वीक के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस बनते हैं वो कवर करेंगे। और साथ में फ्रेंड्स जो 3rd वीक है उसके ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो की लिंक मिल जाएंगी, आप वहाँ से आकर उसको देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब स्टार्ट करते हैं हम। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला देश निम्न में से कौन सा है? पहला ऐसा कौन सा देश है जिसने भारत की यूपीआई प्रणाली को अपना लिया है? आपको बताना है। ऑप्शन है आपके चीन, नेपाल, पाकिस्तान या भूटान। कौन सा ऐसा देश है जिसने भारत की यूपीआई प्रणाली को अपना लिया? यूपीआई का मतलब होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। जितने भी आप फ़ोन पे, गूगल पे या जो भी यूपीआई का ऐप यूज़ करते हो, आप इसी के थ्रू पेमेंट करते हो। तो आपको बताना है कौन सा देश है जिसने भारत की यूपीआई प्रणाली को अपनाया है। तो देखिए, इसका सही जवाब है नेपाल। नेपाल ऐसा पहला देश बन गया है जिसने भारत की यूपीआई प्रणाली को अपनाया है। यूपीआई के बारे में पूछता है तो फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अगर पूछता है कब इसकी शुरुआत की गई तो आपको याद रखना 11 अप्रैल 2016 को यूपीआई की शुरुआत की गई। किसके द्वारा की गई अगर आपसे पूछता है तो एनपीसीआई प्लस आरबीआई, मतलब एनपीसीआई और आरबीआई दोनों ने मिलकर यूपीआई बनाया था। अगर पूछता है एनपीसीआई के बारे में तो आपको याद रखना है एनपीसीआई का फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आरबीआई का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एनपीसीआई बनाया गया था 2008 में, एनपीसीआई को बनाया गया था। अगर आपसे आरबीआई के बारे में पूछता है, सभी को पता होना चाहिए 1 अप्रैल 1935 को ये बनाया गया था। 1 अप्रैल 1935 को ये बनाया गया था। इतना इस क्वेश्चन के बारे में आपको सभी को पता होना चाहिए। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा साहब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 में किसे बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड प्रदान किया गया है? अभी हाल ही में दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ है। इसमें बेस्ट एक्टर मतलब बेस्ट हीरो और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे दिया गया है? ये क्वेश्चन आपसे इसमें पूछ रहा है। आपके ऑप्शन है रणवीर सिंह और कृति सेनन, सेकंड है मनोज वाजपेयी और आहन शेट्टी, तीसरा है सनी देओल और रवीना टंडन और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। आपको सही जवाब देना है। तो देखिए, इसका सही जवाब बनता है रणवीर सिंह और कृति सेनन। रणवीर सिंह को फिल्म 83 के लिए ये अवार्ड दिया गया है और कृति सेनन को फिल्म मिमी के लिए, जिसमें उन्होंने सैरेगेट मदर का रोल निभाया था। 83 मूवी आप सभी ने देखी होगी। कपिल देव जो एक क्रिकेटर है उन पर यह मूवी बनी हुई है। कपिल देव का रोल इसमें रणवीर सिंह ने किया था। रणवीर सिंह ने कपिल देव का रोल किया था 83 मूवी में। तो इस मूवी के लिए इनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है किस मूवी के लिए दिया गया, तो 83। अगर पूछता है किसे दिया गया तो रणवीर सिंह। अगर हीरोइन में पूछता है किसको दिया गया एक्ट्रेस में, तो आपको याद रखना है कृति सेनन को दिया गया है फिल्म मिमी के लिए। फिल्म भी याद रखना है और सेकंड एक्ट्रेस कौन है, जो पर्सन है उसका नाम भी आपको याद रखना है। अगर इसी में आपको एक चीज़ और याद रखना है, बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर पूछता है, साल की सबसे अच्छी फिल्म किसको बोला गया, तो सभी ने देखा होगा पुष्पा। तो पुष्पा द राइज को बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड पुष्पा द राइज को दिया गया। बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड पुष्पा द राइज को दिया गया। आपको ये याद रखना है, पुष्पा को दिया गया है बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिकल ग्रोथ, हिंदी में बोलेंगे आर्थिक विकास संस्थान, के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिकल ग्रोथ या आर्थिक विकास संस्थान के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऐसे अपॉइंटमेंट्स के क्वेश्चन जनरल एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। तो आपको याद रखना है जो इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिकल ग्रोथ है, आर्थिक विकास संस्थान है, उसका नया अध्यक्ष बनाया गया चेतन घाटे को। चेतन घाटे को आर्थिक विकास संस्थान का नया अध्यक्ष बनाया गया है। आपको नाम याद रखना है चेतन घाटे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम श्रेणी के पहला मैच खेला इन्होंने और 13 शतक बना दिया। मतलब 300 रन से ज़्यादा बनाने वाले पहले प्लेयर का नाम पूछ रहा है जिसने प्रथम श्रेणी के पहले ही मैच में 13 शतक मतलब 300 से प्लस रन बना दिए हैं। विश्व के पहले खिलाड़ी ये बन गए जिन्होंने अपने डेब्यू मैच में या पदार्पण मैच में ही 300 से अधिक रन बना दिए। तो आपको उस प्लेयर का नाम बताना है और साथ में किस स्टेट को वो बिलोंग करते हैं, ये भी आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। पहला ऑप्शन है अजय रोहेरा, बाबुल कुमार, साकिब उल गनी और कुमार संगकारा। आपके ऑप्शन है, आपको सही जवाब देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, साकिब उल गनी ऐसे प्लेयर है जिन्होंने पहले ही मैच में मतलब अपने पदार्पण मैच या डेब्यू मैच या पहला मैच खेला और उसमें 341 रन बनाए, 341 रन बना के एक इतिहास बनाया है। विश्व के पहले वो प्लेयर बन गए जिन्होंने अपने पहले ही मैच में 13 शतक बनाया। अगर आपसे पूछता है ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो आपको याद रखना है ये बिहार स्टेट को बिलोंग करते हैं। बिहार राज्य के लिए रणजी ट्रॉफी में ये खेल रहे और उन्होंने पहले ही मैच में 341 रन बनाकर एक नया कीर्तिमान बनाया है। प्रथम श्रेणी में ये 13 शतक बनाने वाले पहले ही मैच में पहले खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मश्री से सम्मानित असम की किस गांधीवादी महिला का 102 वर्ष की उम्र में हाल ही में निधन हो गया है?
आपको याद रखना है गांधीवादी मतलब गांधी जी की विचारधारा से चलने वाली महिला थी। 102 वर्ष इनकी उम्र हो चुकी थी और हाल ही में इनका निधन हो गया। आपको नाम बताना है। आपके ऑप्शंस हैं कोमल अग्रवाल, शकुंतला देवी, निर्मला सचदेवा और पूनम अग्निहोत्री। सही जवाब देना है कौन सी गांधीवादी महिला थी जो पद्मश्री से सम्मानित थी और उनका हाल ही में 102 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर बनता है शकुंतला चौधरी। शकुंतला चौधरी जो पद्मश्री से सम्मानित थी, असम की रहने वाली थी और एक गांधीवादी विचारधारा की महिला थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है। इतना आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने 31 साल की उम्र में सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? महिला क्रिकेट की बात हो रही है इसमें कि कौन सी महिला क्रिकेटर है जिसने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है 31 साल की उम्र में? आपको सही जवाब देना है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपके ऑप्शन है झूलन गोस्वामी, मिताली राज, वी.आर. वनीता और दीप्ति शर्मा। अगर मैं मिताली राज की बात करूं तो ये ओडीआई वुमेन्स ओडीआई टीम की कैप्टन है, वुमेन्स ओडीआई टीम की कैप्टन है। झूलन गोस्वामी पूर्व टाइम में कैप्टन रह चुकी है इंडियन ओडीआई टीम की। अभी बात कर रहा है कि किस महिला क्रिकेटर ने 31 साल की उम्र में संन्यास की घोषणा की है, तो आपको याद रखना वी.आर. वनीता ने अभी हाल ही में 2022 में संन्यास की घोषणा की है। इन्होंने 2014 में अपना पदार्पण मैच खेला था और हाल ही में 31 वर्ष की उम्र में एक छोटी आयु में ही इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी। अगर इंडियन वुमेन्स टीम के कोच की बात करूँ मैं, कौन इस टाइम पर कोच है इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम का, तो आपको याद रखना है डब्ल्यू रमन इंडियन वुमेन्स टीम के कोच है। अगर इंडियन वुमेन्स टीम को कौन क्रिकेट रेगुलेट करता है इंडिया में, तो आपको याद रखना बीसीसीआई इंडिया में क्रिकेट को रेगुलेट करता है। बीसीसीआई के बारे में अगर पूछता है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। इसकी स्थापना 1928 में हुई थी। इतनी बातें आपको याद रखना है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार हिलाल पाकिस्तान हाल ही में किस व्यक्ति को प्रदान किया गया है? बात कर रहे हैं दूसरे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार है पाकिस्तान का। तो ऑप्शन है आपके जेफ बेजोस, एलन मस्क, सुंदर पिचई और बिल गेट्स। आपको बताना है हिलाल पाकिस्तान का पुरस्कार है हिलाल पाकिस्तान किसे प्रदान हाल ही में किया गया है? तो देखिए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है बिल गेट्स। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के मालिक है बिल गेट्स और इनको हाल ही में पाकिस्तान के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान हिलाल पाकिस्तान से सम्मानित किया गया है। अगर बात करूं मैं जेफ बेजोस की, आप सभी को पता होगा अमेजॉन के फाउंडर है जेफ बेजोस। अगर एलन मस्क की बात करूं तो ये स्पेस एक्स एक कंपनी है, स्पेस एक्स इसके मालिक है और साथ में टेस्ला कंपनी के भी मालिक की बात करेंगे तो एलन मस्क है। अगर सुंदर पिचई की मैं बात करता हूं तो ये गूगल और साथ में अल्फाबेट जो इसकी पेरेंट कंपनी है इन दोनों के सीईओ है। आपको याद रखना है सुंदर पिचई गूगल और अल्फाबेट के सीईओ है। अगर बात करेंगे जेफ बेजोस अमेजॉन के फाउंडर है, एलन मस्क स्पेस एक्स और टेस्ला कंपनी के मालिक है, बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के मालिक है और इनको हाल ही में पाकिस्तान के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान हिलाल पाकिस्तान से सम्मानित किया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया डीसीजीआई, शॉर्टकट में बोलते हैं डीसीजीआई, फुल फॉर्म होता है इसका ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ने कितने साल तक के बच्चों को बायोलॉजिकल ई कोरोना वैक्सीन कार्बोवैक्स को अंतिम मंजूरी दे दी है? इसमें दो चीज आपको याद रखना है, एक तो किस उम्र के बच्चों को ये लगाई जाएंगी और वैक्सीन का नाम क्या है। आपको बताना है कि किस उम्र के बच्चों को ये लगाई जाएंगी। तो देखो वैक्सीन का नाम है कार्बोवैक्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा। कार्बोवैक्स वैक्सीन किसके द्वारा बनाई गई है, तो आपको याद रखना है ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने हाल ही में इसको मंजूरी दी है। तो आपको बताना है कितने उम्र के बच्चों को ये लगाई जाएंगी। तो देखिए इसका सही आंसर बनता है 10 से 12 साल तक के उम्र के बच्चों को ये वैक्सीन लगाई जाएंगी। इसको बंद करो, ये शायद ना 12 से 18। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया डीसीजीआई ने कितने साल तक के बच्चों के लिए बायोलॉजिकल ई कोरोना वैक्सीन कार्बोवैक्स, वैक्सीन का नाम याद रखना है, कार्बोवैक्स को अंतिम मंजूरी दी है। मतलब डीसीजीआई ने परमिशन दे दी है अब कि इस उम्र के बच्चों को कार्बोवैक्स जो वैक्सीन है इसका यूज कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो इसका सही जवाब बनता है 12 से 18 साल। 12 से 18 साल के बच्चों को अब कार्बोवैक्स नाम की वैक्सीन लगाई जा सकती है। अभी तक जो वैक्सीन लग रही थी वो 18 साल तक के बच्चों को लग रही थी, अब 12 से 18 के लिए परमिट कर दिया है डीसीजीआई ने। कौन सी वैक्सीन लगाने का, तो कार्बोवैक्स, वैक्सीन का नाम है कार्बोवैक्स। अगर पूछता है किस उम्र के बच्चों को लगाई जाएंगी, 12 से 18 साल। अगर मैं डीसीजीआई की बात करूं तो ये 1940 में बनाया गया था और इसका हेडक्वार्टर अगर पूछता है आपसे तो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। इतनी चीज़ें आपको याद रखना है, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, बनाया गया था 1940 में और इसने हाल ही में कार्बोवैक्स नामक वैक्सीन को मंजूरी दी है जो 12 से 18 साल तक के बच्चों को लगाई जाएंगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? आर्थिक सलाहकार परिषद के बारे में बात कर रहा है तो इसका सही आंसर बनता है संजीव सान्याल। संजीव सान्याल को हाल ही में आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नामित किया गया। आपको याद रखना है, अगर आपसे पूछता है आर्थिक सलाहकार परिषद का पूर्णकालिक सदस्य किसे बनाया गया तो संजीव सान्याल को बनाया गया। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
किस देश ने अपनी हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन लॉन्च की है? किस देश ने, अपने खुद की बात कर रहा है वो, कि किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन। देखिए याद रखना है आपको, अगर पहली हाइड्रोजन से ट्रेन पूछता है दुनिया में पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन कौन सा देश ने लॉन्च की थी, तो आपको याद रखना है जर्मनी ने। जर्मनी ने 2018 में हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन लॉन्च की थी। इस क्वेश्चन में पूछा है किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है, तो हाल ही में अभी जापान ने हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन लॉन्च की है। 2050 तक कार्बन न्यूट्रल बनने के लिए ये उसका एक कदम है, और 2050 तक उसको कार्बन न्यूट्रल बनने का जो टारगेट है उसको कंप्लीट करने के लिए इसी दिशा में एक कदम बढ़ाते हुए इन्होंने हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन लॉन्च की है। हाईबरी करके ट्रेन का नाम है, हाईबरी ट्रेन का नाम है, ये इन्होंने हाल ही में लॉन्च किया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है दुनिया में पहली किसने लॉन्च किया, तो जर्मनी। हाल ही में किसने किया है, तो जापान की पहली ट्रेन होंगी जो किससे चलेंगी, हाइड्रोजन से चलेंगी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कृषि नेटवर्क ने हाल ही में, कृषि नेटवर्क एक ऐप है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि किस फिल्म अभिनेता को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया। कृषि नेटवर्क एक ऐप का नाम है कृषि नेटवर्क। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, आमिर खान, अजय देवगन, पंकज त्रिपाठी और टाइगर श्रॉफ। आपको सही जवाब देना है कि किसे हाल ही में कृषि नेटवर्क जो ऐप है उन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो आप सभी जानते हो कालीन भैया, पंकज त्रिपाठी, सभी ने मिर्जापुर देखी होंगी, तो उसके कालीन भैया मतलब पंकज त्रिपाठी को कृषि नेटवर्क ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। कृषि नेटवर्क ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर ब्रांड एम्बेसडर की बात करूं तो हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने अक्षय कुमार को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। इसके अलावा मैं बात करूं, उत्तराखंड गवर्नमेंट ने ही ऋषभ पंत जो क्रिकेटर है, इनको भी अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। आपको याद रखना, उत्तराखंड गवर्नमेंट की बात करेंगे तो भी अक्षय कुमार है, और ऋषभ पंत की बात करेंगे तो भी उत्तराखंड गवर्नमेंट ने इनको हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। कृषि नेटवर्क की बात करेंगे तो पंकज त्रिपाठी को हाल ही में कृषि नेटवर्क ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 24 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, किसानों के लिए ये एक योजना है। देखिए इस योजना में किसी भी किसान को जिसके पास 2 हेक्टेयर से कम कृषि भूमि है, उसको हर साल 6,000 रुपये दिए जाते हैं। 6,000 रुपये 2-2 करके, हर 4 महीने में 2-2 करके 3 किस्त में टोटल 6,000 रुपये दिए जाते हैं इस योजना के तहत। आपको याद रखना है किसान सम्मान निधि में ऐसे किसान जिसके पास 2 हेक्टेयर से कम कृषि भूमि है, उसको साल में इस योजना के तहत 6,000 रुपये प्रोवाइड किए जाते हैं 2-2 रुपये की 3 किस्त में। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है 24 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के कितने साल पूरे हो गए। आपको सही जवाब देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो योजना थी ये 1 फरवरी 2019 को लॉन्च हुई थी। 1 फरवरी 2019 को लॉन्च हुई थी। तो इसके हाल ही में 3 वर्ष कंप्लीट हो गए, 3 वर्ष अभी कंप्लीट हो गए। 24 फरवरी 2022 को इसके 3 वर्ष कंप्लीट कर लिए गए। लॉन्च कब हुई थी, 2019 में। क्या किया जाता है इसमें, 6,000 रुपये प्रोवाइड करवाए जाते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है, 2-2 रुपये की किस्त में। और कितने हेक्टेयर से कम भूमि चाहिए, तो 2 हेक्टेयर या उससे कम कृषि भूमि आपको उस किसान के नाम से चाहिए, ये उसकी कंडीशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस सेंट्रल एक्साइज डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। सेंट्रल एक्साइज डे किस दिन मनाया जाता है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, सही जवाब देना है आपको। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं बात करूं अगर फरवरी में कौन कौन से डे मनाए गए, तो आपको याद रखना है विश्व आर्द्र भूमि दिवस, पहला याद रखना है विश्व आर्द्र भूमि, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया 2 फरवरी को। इसके बाद मैं बात करूं विश्व कैंसर दिवस कब मनाया गया, तो आपको याद रखना है 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया गया। विश्व रेडियो दिवस की अगर बात करें, विश्व रेडियो दिवस ये मनाया गया 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस। और साथ में राष्ट्रीय महिला दिवस भी 13 फरवरी को मनाया गया था। ये भी 13 फरवरी को सेलिब्रेट किया गया। ये चारों डे आपको याद रखना। विश्व आर्द्र भूमि पूछता है तो 2 फरवरी, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी, विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी, राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को सेलिब्रेट किया गया। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है सेंट्रल एक्साइज डे कब सेलिब्रेट किया गया, तो देखिए इसका सही जवाब बनता है 24 फरवरी को सेंट्रल एक्साइज डे सेलिब्रेट किया गया। 24 फरवरी को सेंट्रल एक्साइज डे सेलिब्रेट किया गया। अगर विश्व आर्द्र भूमि तो 2 फरवरी, विश्व कैंसर दिवस के बारे में पूछेंगे 4 फरवरी, रेडियो दिवस 13 फरवरी। अगर इसके थीम के बारे में पूछता है तो रेडियो एंड ट्रस्ट इस दिवस की थीम थी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने सी डोम नामक एक नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली
नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है? आपको सही जवाब देना है कि सी डोम, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जनरली ज्यादा पूछे जाते हैं, तो आपको बताना है सी डोम नामक एक नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है? आपके ऑप्शन है इजराइल, पाकिस्तान, नेपाल और चीन। सही जवाब आपको बताना है कि कौन सा ऐसा देश है जिसने हाल ही में सी डोम नामक एक नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका सही जवाब बनता है इजराइल। इजराइल ने हाल ही में सी डोम नामक नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। अगर मैं इजराइल की बात करूं, कैपिटल अगर इजराइल की आपसे एग्जाम में पूछता है कैपिटल क्या है, तो आपको याद रखना यरूशलेम, यरूशलेम यहाँ की कैपिटल है। और करेंसी की बात करता है तो इजरायली शेकेल, इजरायली शेकेल यहाँ की करेंसी, शेकेल इजरायली शेकेल यहाँ की करेंसी है, यरूशलेम यहाँ की कैपिटल है। अगर मैं बात करूं पीएम कौन है, तो आपको याद रखना है नफ्ताली बेनेट, नफ्ताली बेनेट यहाँ के पीएम है, नफ्ताली बेनेट यहाँ के पीएम। अगर प्रेसिडेंट की बात करेंगे तो हरजोग, प्रेसिडेंट का नाम आपको याद रखना है हरजोग करके यहाँ के प्रेसिडेंट पूछेगा तो हरजोग, नफ्ताली बेनेट पीएम है। करेंसी पूछेगा तो इजरायली शेकेल, कैपिटल पूछता है यरूशलेम। इन्होंने हाल ही में सी डोम नामक एक नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक ट्रायल कंप्लीट कर लिया है। किस राज्य की कैबिनेट ने ई कचरे का निपटान करने हेतु देश के पहले ई वेस्ट इको पार्क, नाम याद रखना अच्छे से, ई वेस्ट इको पार्क का हाल ही में मंजूरी प्रदान की है या लॉन्च किया गया है? तो देखिए फ्रेंड्स, इस प्रणाली को या इको वेस्ट पार्क को लॉन्च करने वाला स्टेट है, पहला केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया दिल्ली के उप मुख्यमंत्री है ये। इन्होंने हाल ही में ई वेस्ट इको पार्क हाल ही में लॉन्च किया है। पहला राज्य या पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जिन्होंने ये प्रणाली अपनाई है। अगर मैं बात करूं दिल्ली के सीएम की, तो सभी को बताऊंगा अरविंद केजरीवाल यहाँ के सीएम है, अरविंद केजरीवाल। अगर मैं बात करूं लेफ्टिनेंट गवर्नर की, तो है अनिल बैजल यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है। अगर सीएम की बात करूं, सभी पहचानते हो अरविंद केजरीवाल को, चर्चा में जनरली वो बने रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में थम्स अप ने किस फिल्म अभिनेता को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? थम्स अप जो कंपनी है सॉफ्ट ड्रिंक की, इन्होंने हाल ही में किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? आपके ऑप्शन है अजय देवगन, शाहरुख खान, सनी देओल, टाइगर श्रॉफ। अजय देवगन, शाहरुख खान, सनी देओल और टाइगर श्रॉफ। सही जवाब देना है आपको कि थम्स अप ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो देखिए फ्रेंड्स, इसका सही जवाब बनता है शाहरुख खान। शाहरुख खान को हाल ही में थम्स अप ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। मैंने और इसके पहले आपको ब्रांड एम्बेसडर बताया कि उत्तराखंड गवर्नमेंट ने अक्षय कुमार को, ऋषभ पंत को भी उत्तराखंड गवर्नमेंट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। कृषि नेटवर्क ने पंकज त्रिपाठी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। आपको ये सभी चीजें याद रखनी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विराट कोहली और मार्टिन गुप्टिल को पीछे छोड़कर टी20 क्रिकेट, टी20 अंतरराष्ट्रीय, टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हाल ही में कौन बन गए? मतलब ऐसे प्लेयर का नाम बताना है जिन्होंने टी20 इंटरनेशनल में अभी तक सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। और उन्होंने किसको पीछा किया है? तो मार्टिन गुप्टिल न्यूजीलैंड देश के एक प्लेयर है, और विराट कोहली को तो आप सभी जानते ही होंगे। इन दोनों को पीछे करके सबसे ज्यादा रन बनाने वालों की लिस्ट में पहले नंबर पे ये पहुंच गए। सही जवाब देना है आपको ऋषभ पंत, रोहित शर्मा, दिनेश कार्तिक और श्रेयस अय्यर। चारों में से कौन से ऐसे प्लेयर है जिन्होंने हाल ही में मार्टिन गुप्टिल और विराट कोहली को पीछे छोड़ के टी20 इंटरनेशनल में सबसे अधिक रन बना लिए हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, आप सभी जानते होंगे रोहित शर्मा इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन जो है, इन्होंने हाल ही में विराट कोहली और मार्टिन गुप्टिल को पीछे छोड़ के टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले प्लेयर ये बन गए। इंडियन मेंस क्रिकेट टीम के कैप्टन है, इंडियन मेंस क्रिकेट टीम के ये कैप्टन है, इंडियन मेंस क्रिकेट टीम के ये कैप्टन है। कौन? रोहित शर्मा। अगर मैं बात करूं इंटरनेशनल क्रिकेट को रेगुलेट कौन करता है, तो आपको याद रखना आईसीसी जो है पूरे विश्व में क्रिकेट को रेगुलेट करता है, क्रिकेट को चलाता है। आईसीसी का फुल फॉर्म पूछता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। अगर इसकी बात करूं ये कब बनाया गया, तो आपको याद रखना 1909 में ये बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर अगर पूछता है तो दुबई में इसका हेडक्वार्टर है। अगर मैं बात करूं इसके अध्यक्ष की बात करेंगे, तो आपको याद रखना ग्रेग बारकले इसके अध्यक्ष है। अगर बात करेंगे सीईओ की, तो आपको नाम याद रखना है जियोप एलार्डिस आईसीसी के सीईओ है। अगर चेयरमैन की बात करेंगे तो ग्रेग बारकले इसके चेयरमैन। अगर हेडक्वार्टर पूछता है तो दुबई में है, बनाया गया था 1909 में। अगर मैं बात करूं इंडिया में क्रिकेट को कौन रेगुलेट करता है, तो आपको बताना है इंडिया में क्रिकेट को कौन सी बॉडी है ऐसी जो रेगुलेट करती है। तो देखिए फ्रेंड्स, इंडिया में बीसीसीआई
क्रिकेट को रेगुलेट करती है। इसकी स्थापना हुई थी 1928 में। अगर चेयरमैन की बात करते हैं, आप सभी जानते होंगे सौरव गांगुली बीसीसीआई के चेयरमैन है, और सेक्रेटरी है, सचिव की बात करेंगे तो जय शाह, अमित शाह के बेटे जय शाह इसके सेक्रेटरी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर हेडक्वार्टर पूछता है बीसीसीआई का तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मतलब आईआईटी ने किसानों के लिए किसान नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ऐप का नाम है किसान, किसान नाम का मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। किस आईआईटी ने किया है आपको ये बताना है। कौन सी आईआईटी है जिसने ये लॉन्च किया है? कौन सी आईआईटी है जिसने ये लॉन्च किया, किसान नाम से मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो देखिए फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन है कानपुर, आईआईटी दिल्ली, रुड़की और आईआईटी मद्रास। आपको बताना है कि कौन सी ऐसी आईआईटी है जिसने हाल ही में किसान नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो देखिए फ्रेंड्स, आईआईटी रुड़की ने हाल ही में किसान नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। आईआईटी रुड़की ने हाल ही में किसान नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है भारत की पहली आईआईटी कौन सी है, तो आपको याद रखना आईआईटी खड़गपुर भारत की पहली आईआईटी इसे 1951 में बनाया गया था। अगर पूछेगा कौन सी आईआईटी पहली बनी सबसे, तो आपको याद रखना है आईआईटी खड़गपुर। किसान मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है, तो आईआईटी रुड़की ने हाल ही में किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया। देखिए ये ऐप जो है ये वेदर फोरकास्ट के काम आएगा, किसानों की हेल्प करेगा मौसम का पूर्व अनुमान लगाकर, वेदर को फोरकास्ट करके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग मतलब एनसीएससी का नया अध्यक्ष हाल ही में किसे बनाया गया? एनसीएससी मतलब होता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, एनसीएससी शॉर्टकट में बोलते हैं इसको एनसीएससी। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है हाल ही में इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया? सही जवाब देना है आपको कि एनसीएससी मतलब नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया। अगर मैं बात करूं एनसीएससी की, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है संविधान के किस आर्टिकल में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट की बात की गई है, तो आपको याद रखना है आर्टिकल 338 में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट की बात की गई है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि कौन को इसका अध्यक्ष बनाया गया, तो आपको याद रखना है विजय सांपला को हाल ही में एनसीएससी मतलब नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट का अध्यक्ष बनाया गया है। किस आर्टिकल में इसके बारे में लिखा हुआ है? आर्टिकल 338 में। देखो इसी से लगा हुआ एक कमीशन और आपको याद रखना है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स, मतलब यह हुआ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब भी इसी से लगा हुआ है आर्टिकल 338A में। आर्टिकल 338A में इसके बारे में लिखा गया है। यह है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, वो है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, उसको बोलते हैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स। आर्टिकल 338 में इसके बारे में लिखा हुआ है। अगर इसके अध्यक्ष के बारे में पूछता है तो आपको याद रखना है हर्ष चौहान इसके अध्यक्ष है। हर्ष चौहान नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब के अध्यक्ष है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट का पूछता है तो विजय सांपला, इसके बारे में 338 आर्टिकल, इसके बारे में 338A। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से किस देश ने भारत समेत दुनिया के पेशेवर लोगों के लिए ग्रीन कार्ड पर लगी रोक को हटा दिया था? ग्रीन कार्ड पर जो रोक लगी हुई थी इसको हटा दिया। भैया ट्रंप साहब ने रोक लगाई थी, अभी बाइडेन आए इन्होंने हटा दिया। आप इससे पहचान गए होंगे ट्रंप और बाइडेन कहाँ के? ट्रंप जो पहले राष्ट्रपति रह चुके हैं, बाइडेन जो अभी राष्ट्रपति है। जब ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे उस टाइम ग्रीन कार्ड पर रोक लगा दी गई थी, और अभी बाइडेन जो राष्ट्रपति है इन्होंने इस ग्रीन कार्ड पर लगी रोक को हटा दिया। तो कौन सा देश है? अमेरिका। अगर मैं बात करूँ वहाँ के उपराष्ट्रपति की तो आपको नाम पता होना चाहिए। अमेरिका का उपराष्ट्रपति कौन है? तो कमला हैरिस जो है अमेरिका की उपराष्ट्रपति है। राष्ट्रपति की बात करो बाइडेन। इसके पहले राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने इस ग्रीन कार्ड पर रोक लगा दी थी, अभी बाइडेन इन्होंने हटा दी। तो आपको नाम याद रखना है किस देश ने हटाई है, तो अमेरिका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तमिलनाडु सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र को बढ़ाकर कितने साल कर दिया है? तमिलनाडु गवर्नमेंट ने सरकारी कर्मचारियों की उम्र को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है भैया। 30 साल में नौकरी लगेंगी तो उधर ज़्यादा अगर मिलता है आपको 1-2 साल तो फायदे में रहेंगे। तो आपको बताना है कि कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाकर कितने साल कर दी है। तो देखिए इसका सही जवाब बनता है 62 ईयर, 62 साल कर दिया है तमिलनाडु सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र। अगर मैं तमिलनाडु की बात करूं सीएम की, तो तमिलनाडु के सीएम है M.K. स्टालिन यहाँ के सीएम है M.K. स्टालिन। अगर गवर्नर की बात करूं तो R.N. रवि तमिलनाडु के गवर्नर है। अगर सीएम पूछेगा तो M.K. स्टालिन, गवर्नर पूछता है तो R.N. रवि। उम्र कितनी कर दी है? 62 साल। भैया स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि 2 साल उनको ज़्यादा जॉब करने को मिलेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से किसे फ्रांस में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? फ्रांस देश में भारत का नया राजदूत किसे बनाया गया है? अगर फ्रांस की बात करूं, अगर राजधानी पूछता तो आप सभी को पता होना चाहिए पेरिस यहाँ की राजधानी है। क्वेश्चन पूछ रहा है भारत का नया राजदूत फ्रांस में किसे बनाया गया है? चलते हैं देखिए
जावेद अशरफ को फ्रांस का नया राजदूत बनाया गया है। फ्रांस में भारत का नया राजदूत बनाया गया। फ्रांस की राजधानी पूछता है तो पेरिस। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हुरन ग्लोबल रीच लिस्ट का नाम याद रखना, हुरन ग्लोबल रीच लिस्ट 2020 के अनुसार विश्व का सबसे अमीर शख्स कौन सा है, सबसे अमीर व्यक्ति कौन है, मतलब सबसे ज्यादा पैसा किसके पास है, आपको यह बताना है सबसे ज्यादा पैसा कौन से व्यक्ति के पास है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन है बर्नार्ड अर्नोल्ट, बिल गेट्स, मुकेश अंबानी और जेफ बेजोस। मुकेश अंबानी की बात करूंगा तो ये 9th नंबर पे, ये दुनिया के सबसे 90वें नंबर के सबसे अमीर व्यक्ति। यहाँ पे बात कर रहा सबसे अमीर व्यक्ति, तो आपको याद रखना जेफ बेजोस अमेजॉन के जो फाउंडर है, ये हुरन ग्लोबल रीच लिस्ट 2020 के अनुसार सबसे अमीर व्यक्ति। अगर बात करूंगा सबसे कौन सा देश है जिसमें सबसे ज्यादा अमीर है या करोड़पति लोग रहते हैं, अरबपति लोग रहते हैं, तो आपको याद रखना है चीन में सबसे ज्यादा अरबपति लोग रहते हैं। भारत कौन से नंबर पे आता है अरबपतियों की सूची में, तो आपको याद रखना 3रे नंबर पे भारत आता है। मतलब सबसे ज्यादा अरबपति की बात करूं तो चीन में 3रे नंबर पे कौन है, जहां पे सबसे ज्यादा अरबपति रहते हैं तो भारत रहते हैं। भारत में सबसे ज्यादा अरबपति 3रे नंबर पे भारत उस रैंक में। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी को आंध्र प्रदेश सरकार की एंटी करप्शन हेल्पलाइन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी इनका नाम जानते होंगे, बैडमिंटन खिलाड़ी है और ये आंध्र प्रदेश स्टेट को ही बिलोंग करती है। इनको हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है एंटी करप्शन हेल्पलाइन। आपको सही जवाब देना है। आपके ऑप्शन है पीवी सिंधु, अनुष्का पारिक, अर्चना देवधर और साइना नेहवाल। तो देखिए फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश की एंटी करप्शन हेल्पलाइन का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया पीवी सिंधु को। पीवी सिंधु जो बैडमिंटन की बहुत बड़ी प्लेयर है, इनको हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। देखिए इनके बारे में आपको कुछ चीज़ें याद रखना है। इन्होंने 2016 के रियो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था और हाल ही में जो टोक्यो ओलंपिक हुआ 2020 टोक्यो ओलंपिक, इन्होंने इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ब्रॉन्ज। और रियो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था, सिल्वर मेडल। अगर आपसे पूछता है 2016 रियो ओलंपिक कहाँ पर हुआ था, रियो में हुआ था, ब्राजील का एक शहर है, कौन सा मेडल जीता था, सिल्वर मेडल। अगर आपसे पूछेंगे टोक्यो ओलंपिक कहाँ पर हुआ, टोक्यो कहाँ पर है तो जापान में 2020 में हुआ और कौन सा मेडल जीता है, ब्रॉन्ज। हुआ एक्चुअल में 2021 में है पर उसको 2020 में होने वाला था, इसलिए उसी नाम से जानते हैं। और आपको याद रखना है पीवी सिंधु कंटिन्यू 2 ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली दूसरी प्लेयर बन गई है, इंडिया की दूसरी प्लेयर है। अगर पहला कौन था तो सुशील कुमार पहले प्लेयर थे, सुशील कुमार पहले प्लेयर थे जिन्होंने कंटिन्यू 2 ओलंपिक में 2 मेडल जीते थे। 2008 के बीजिंग ओलंपिक में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था और 2012 के लंदन ओलंपिक में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। तो पहले प्लेयर कंटिन्यू 2 ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाले पूछता है तो सुशील कुमार। दूसरे प्लेयर ऐसे जिसने कंटिन्यू 2 ओलंपिक में 2 मेडल जीते हैं तो आपको याद रखना है पीवी सिंधु। रियो ओलंपिक में सिल्वर, यहाँ पे ब्रॉन्ज, इन्होंने बीजिंग ओलंपिक में ब्रॉन्ज और फिर लंदन ओलंपिक में सिल्वर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस संघ ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, आप सभी को पता होगा अभी रसिया और यूक्रेन के बीच वॉर चल रहा है, तो वहां के जो राष्ट्रपति है रसिया के व्लादिमीर पुतिन को अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। तो कौन सा संघ है जिसके अध्यक्ष पद से उनको हटाया गया है, आपको बताना है। ऑप्शन है आपके अंतर्राष्ट्रीय जूडो महासंघ, संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व व्यापार संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। किसके अध्यक्ष पद से हाल ही में व्लादिमीर पुतिन जो रूस के राष्ट्रपति है उनको हटा दिया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय जूडो महासंघ, इसका सही जवाब बनता है अंतर्राष्ट्रीय जूडो महासंघ के अध्यक्ष थे अभी तक व्लादिमीर पुतिन और उनको इस अध्यक्ष पद से अभी हाल ही में हटा दिया गया है रूस और यूक्रेन की वॉर के कारण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह। पहला क्वेश्चन तो आपको यही याद रखना है कि केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री कौन है, तो गिरिराज सिंह ने मनरेगा के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है। अगर आपसे पूछता है केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री कौन है तो गिरिराज सिंह, ये बिहार स्टेट को बिलोंग करते हैं। और पूछ रहा है मनरेगा के लिए कौन से मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है, मनरेगा के बारे में आपसे पूछ रहा है कि मनरेगा के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, तो आपको याद रखना है लोकपाल ऐप को हाल ही में केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने लॉन्च किया है लोकपाल ऐप को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। नेशनल साइंस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, नेशनल साइंस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, रमन इफेक्ट, सीवी रमन हमारे एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने रमन इफेक्ट की खोज की थी, रमन प्रभाव की खोज की थी। तो इसी की याद में नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। सीवी रमन को 1954 में 1954 में भारत रत्न दिया गया था, भारत रत्न प्रदान किया गया था और इसीलिए इन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया था, नोबेल प्राइज भी प्राप्त हुआ है, नोबेल प्राइज भी मिला है। तो आपको बताना नेशनल साइंस डे, तो देखिए रमन प्रभाव की याद में ही नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को मनाया जाता है। 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे मनाया जाता है रमन इफेक्ट को याद में। और अगर पूछता है सीवी रमन के बारे में तो 1954 में इनको भारत रत्न दिया गया था और नोबेल प्राइज दिया गया था 1929 में इनको नोबेल प्राइज दिया गया था। इतनी चीजें आपको याद रखना है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
भारत सरकार ने किस देश से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा शुरू किया है? कौन से देश से लोगों को लाने के लिए? तो अभी सभी को पता होगा, रूस और यूक्रेन के बीच वॉर चल रहा है, तो यूक्रेन से भारतीय लोगों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा शुरू किया गया है। ऑपरेशन गंगा शुरू किया गया है। इससे पहले आपको याद रखना, अफगान से अगर लोगों को निकालने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति शुरू किया गया था। ऑपरेशन देवी शक्ति शुरू किया गया था। कोरोना काल में दूसरे देशों से भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन वंदे भारत शुरू किया गया था। ऑपरेशन वंदे भारत शुरू किया गया था। ऑपरेशन वंदे भारत कौन से देश से? अगर यूक्रेन से निकालने के लिए, भारतीय लोगों को निकालने के लिए ऑपरेशन के बारे में पूछेंगे तो ऑपरेशन गंगा। अफगान से ऑपरेशन देवी शक्ति। अगर पूछता है कोरोना काल में दूसरे देश से भारतीयों को लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया, तो ऑपरेशन वंदे भारत चलाया गया था। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है, कब मनाया जाता है? विश्व सामाजिक न्याय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का जवाब देना है आपको कि विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका सही जवाब बनता है 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। 20 फरवरी को सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है इसके अलावा और जो इंपॉर्टेंट डेज है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस, 13 फरवरी को रेडियो दिवस और साथ में राष्ट्रीय महिला दिवस, 20 फरवरी को सामाजिक न्याय दिवस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में LIC के IPO में निम्न में से कितने प्रतिशत विदेशी निवेश, मतलब यह हुआ कि जब LIC का IPO आएगा तो जितना भी उसका IPO बनता है उसका कितना % विदेशी लोग ले सकते हैं या विदेशी कंपनियां उसमें पैसा लगा सकती है। देखिए अभी तक तो LIC में 0% है FDI, विदेशी निवेश का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FDI। तो अभी अगर कितना है, अगर आपसे पूछता है तो 0% है। पर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अभी हाल ही में बोला है कि जब LIC का IPO जो लॉन्च होने वाला है उसमें कितने % FDI को मंजूरी दे दी गई है, मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट उसमें किया जा सकता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो देखिए 20%, मतलब FDI के थ्रू 20% पैसा LIC में लगाया जा सकता है। अगर अभी पूछेंगे अभी कितना है तो अभी 0%, मतलब कोई भी FDI इसमें एप्लीकेबल नहीं, एलिजिबल नहीं है। FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट LIC में अभी कुछ भी नहीं हो सकता है। पर जब इसका IPO आएगा तो IPO आने के बाद 20% इसमें लगाया जा सकता है। LIC की अगर मैं बात करूँ, ये 1956 में बनाया गया था। अगर इसके अध्यक्ष की बात करूँ, MR कुमार इसके अध्यक्ष है। अगर हेडक्वार्टर पूछता है आपसे तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। इंश्योरेंस सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी तो LIC है। इंश्योरेंस सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी और LIC। और याद रखना अभी LIC में 0% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, FDI में अभी 0 है। पर IPO आने के बाद, इनिशियल पब्लिक ऑफर आने के बाद इसमें 20% तक FDI हो सकता है। हाल ही में इसको केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये पूरा वीडियो हमारा कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो की जो PDF होंगी वो आप चैनल के वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर इसको आपकी लिंक मिल जाएंगी। थैंक यू, धन्यवाद।